डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। 11th स्टैंडर्ड में हमको बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर किसी एक चैप्टर का मैंने नाम लिया जो पूरे बुक में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उस चैप्टर को हम ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के आधार पे आपको बहुत सारी चैप्टर्स आगे मिलने वाले हैं। अगर ये बेस अगर अच्छा है तो आपको साइंस में बहुत सारे फील्ड में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक ऑफ साइंस। साइंस अगर आप सीख रहे हो तो साइंस के एप्लीकेशंस में ट्रिग्नोमेट्री का रोल बहुत बड़ा है। हर चीज़ में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाली है। मैथ लो या फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, हर जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड से है, मतलब 9th स्टैंडर्ड में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था। तो अगर वहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा है और फिर 11th में आके आपने उसका अगला पार्ट बहुत अच्छा किया, तो आपको आगे जाके कभी भी मैथ्स के फील्ड में ज़्यादा डाउट नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपका 9th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है और मैंने अभी आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, तो आपका जो बेस है वो ऑलरेडी वीक है और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाला 11th का। तो इसलिए मैं अभी 9th के स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री आपको था वहाँ से मैं 11th स्टैंडर्ड तक आता हूँ, ताकि आपका जो बेसिक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो भी अच्छा हो जाए। जिन बच्चों का ऑलरेडी वो पार्ट अच्छा है उन्होंने ये वीडियो स्किप किया तो भी चल सकता है, लेकिन जिनका 9th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था वो अच्छा नहीं था, वो उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो हम उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो हमने क्या क्या देखा है 9th स्टैंडर्ड में एंड 10th स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 9 और 10 में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज़ हम पढ़ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन सिर्फ ट्रायंगल में आता है, बराबर। ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है उसमें TRI जो आता है, ट्रिग, वो ट्रायंगल में आता है। मैं 9-10 की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल्स में जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। इसमें भी एक चीज़ गलत है, राइट एंगल ट्रायंगल के सिर्फ जो एक्यूट एंगल है, सिर्फ उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो। एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। कितने एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में? सिर्फ 2। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। जो एंगल 90 का है, अगर हमने सॉरी अगर हमने उसको स्किप किया तो जो 2 एंगल बचते हैं वो दोनों एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। तो एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन होती है वो होती है 180 डिग्री। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C का अगर हम एडिशन करेंगे तो होगी 180 डिग्री। तो उसमें अगर हमने B एंगल का मेजर घटा दिया तो 2 एंगल बचते हैं। तो अगर ये 90 कट हो गया 180 से, तो ये दोनों एक्यूट एंगल की जो एडिशन आती है वो एडिशन हमेशा होती है 90 डिग्री की। मतलब
इस एंगल को हम क्या बोलेंगे फिर? दिस एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। x एंड y और एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मतलब इसका कि अगर एंगल C है y डिग्री का, तो एंगल A रहेगा 90 माइनस y डिग्री का, जिसको मैंने x लिखा है। अगर एक एंगल y डिग्री का है तो उसके जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका, दिस एंगल इज 90 माइनस x, 90 माइनस y, सॉरी। यहाँ तक समझ में? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के सिर्फ एक्यूट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करना है तो सिर्फ एंगल A एंड एंगल C में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 9th और 10th की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। तो अगर आपको एक्यूट एंगल मतलब क्या और कौन से एंगल एक्यूट एंगल है, अगर ये समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी चालू करते हैं। फिर 3 फंक्शन आपको खाली याद करना है, एक्चुअली 2, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा बढ़ा के 3 भी बोल सकता हूँ। जो पहला है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में, तो पहला फंक्शन है उसको बोलते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जो एक्यूट एंगल है वो एक्यूट एंगल के बारे में ये फंक्शन है, और पहला फंक्शन है साइन फंक्शन। आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर 2 फॉर्मूले आपकी याद हो गई तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री उसके ऊपर डिपेंड है। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन फंक्शन का, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो उस एंगल की अपोजिट साइड अपॉन उसी एंगल का हाइपोटेनस, उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड। तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 1 2 3, और हर एंगल को एक अपोजिट साइड होती है और एक हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक एडिशन साइड होती है। तो हर ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक्यूट एंगल के लिए एक अपोजिट साइड होती है, एक एडजेसेंट साइड होती है और एक हाइपोटेनस होता है। तो इस 3 साइड के ऊपर 2 फंक्शन हमको सीखने हैं सिर्फ। फर्स्ट फंक्शन क्या है? साइन फंक्शन। साइन फंक्शन इज द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैंने इसका एग्जांपल लिया, जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाए उस फिगर के हिसाब से, तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैंने साइन y फंक्शन लिया होता, साइन y का मतलब y डिग्री वाला एंगल वाला साइन फंक्शन, तो इस एंगल की अपोजिट साइड है AB और इसका हाइपोटेनस है AC। तो इसके लिए आपको AB अपॉन AC ये फॉर्मूला मिलेगा साइन y डिग्री में। सिमिलरली अगर उसी ट्रायंगल में अगर हमने साइन x का एंगल बनाया, साइन x डिग्री का, तो साइन x डिग्री में x की अपोजिट साइड BC है, x की एडिशन साइड AB है और हाइपोटेनस तो AC है ही। तो साइन x के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा BC अपॉन AC, उसका फॉर्मूला आएगा BC अपॉन AC, बराबर। अगर एंगल आप चेंज कर रहे हो तो जो एंगल आप चूज कर रहे हो तो उस एंगल की अपोजिट साइड और उसका हाइपोटेनस उस ट्रायंगल का, तो जो एंगल आपको दिया है उस एंगल के बारे में ये फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है वो है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन, तो ये फंक्शन अगर अपोजिट साइड के लिए है तो ये फंक्शन है, इसको शॉर्टकट में कॉस फंक्शन में बोलते हैं। कोसाइन फंक्शन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। तो अगर आप ट्रायंगल में चेक करेंगे y डिग्री का एंगल अगर मैंने लिया
तो यहाँ पे cos y डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड है BC अपॉन इस एंगल का हाइपोटेन्यूस है AC, बराबर। सेम तरीके से अगर हमने cos x डिग्री निकाला तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड है AB अपॉन इस एंगल का हाइपोटेन्यूस है AC। तो दो फंक्शन आपको समझ में आ गए, साइन फंक्शन क्या है, कॉस फंक्शन क्या है। अगर आपने कोई भी ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके दो में से किसी भी एक्यूट एंगल का अगर आपको साइन या कॉस फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो आपको आना चाहिए पहली चीज़। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके आधार पे आप तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हो जो आपको अलग से याद करना नहीं है। तो उस फंक्शन को बोला जाता है टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन, क्योंकि तीन अगर आपने साइड ले लिए तो आपके पास सिर्फ 3 रेशियो से बचते हैं जिससे आप फंक्शन बना सकते हो। तो इसलिए मैं 3 फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। जो टेंजेंट फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन का रेशियो होता है साइन और कोसाइन फंक्शन को यूज करके बनाया जाता है। तो साइन फंक्शन डिवाइड बाय कॉस फंक्शन, उसका जो डेफिनेशन है वो है साइन फंक्शन डिवाइड बाय कॉस फंक्शन। तो अगर आप साइन फंक्शन की बात करेंगे तो वो फंक्शन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको आप शॉर्टकट में O अपॉन एच भी लिख सकते हो, इसको आप A अपॉन एच भी लिख सकते हो। तो साइन फंक्शन है O अपॉन एच डिवाइड बाय A अपॉन एच, एच गेट कैंसिल तो वी गेट O अपॉन A। तो उसका फॉर्मूला ये भी बनाया जाता है फिर अपोजिट साइड अपॉन अपॉन एडिशन साइड। तो यहाँ से अगर मैंने tan फंक्शन बनाया होता, tan y डिग्री का, तो मुझे एक्चुअली फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन पता है तो हमेशा वो फंक्शन tan फंक्शन आप साइन और कॉस से भी बना सकते हो। तो साइन फंक्शन क्या है y में, साइन फंक्शन है AB अपॉन AC और कॉस फंक्शन y में है BC अपॉन AC। अगर आपने साइन और कॉस को डिवाइड किया तो आपको फंक्शन मिलेगा AB अपॉन BC। सिमिलर वे से अगर आपने tan x डिग्री का फंक्शन निकाला होता तो tan x डिग्री होता है sin x डिग्री अपॉन cos x डिग्री, तो आएगा BC अपॉन AB। समझ में आ रहा है जो भी लिखा मैंने tan फंक्शन निकालते समय मैंने ट्रायंगल का यूज करने के बजाय मैंने जो साइन और कॉस की वैल्यू उसके ऊपर फोकस किया। मतलब अगर मुझे अगर वैल्यू आती है, साइन फंक्शन मुझे निकालना आता है और कॉस फंक्शन निकालना आता है, तो आप tan फंक्शन हमेशा इजीली निकाल सकते हो। तो इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी फिर। तो ये 3 फंक्शन पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो बेस पे खड़े। इसी 3 फंक्शन के ऊपर हमारे ट्रिग्नोमेट्री की जो इमारत है वो खड़ी होने वाली है। तो पहले तो आपको ये 3 फंक्शन समझ में आने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो आप, समझ में आ रहा है? अगर आपको 3 फंक्शन समझ में आ रहे तो हमने किया क्या था, हमने ट्रायंगल लिया था। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं और 3 साइड में आपको टोटल 6 रिलेशन मिलते हैं। रेशियो के अगर आपने रिलेशन बनाया तो आपको टोटल 6 रेशियो मिल सकते हैं। तो उसमें से 3 रेशियो यहाँ पे हमने लिए। तो जो 3 रेशियो अभी बचेंगे, मतलब अगर मैंने एक AB साइड है, एक BC साइड है, एक AC साइड है, 3 साइड को सिर्फ हमको डिवाइड करना है, 2-2 साइड लेके डिवाइड करना है। तो आप कितने तरीके के डिवीजन ले सकते हो? तो टोटल देर आर 6 टाइप ऑफ डिवीजन। मतलब AB अपॉन AC अगर ले रहे हो तो AC अपॉन AB आएगा एक, BC अपॉन AC ले रहे हो तो AC अपॉन BC आएगा, अगर आप AB अपॉन BC ले रहे हो तो BC अपॉन AB भी आएगा। तो देर आर 6 टाइप ऑफ रेशियोज आर देयर। तो उसमें से 3 रेशियो हमने लिए हैं जिनको हम साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की डेफिनेशन याद करनी है। साइन फंक्शन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस फंक्शन मतलब एडिसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस। तो अगर ये दोनों आपको निकालने को आ रहे हैं ट्रायंगल लेके, तो बाकी फंक्शन के लिए आपको ट्रायंगल की ज़रूरत भी नहीं। इसलिए अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रब भी कर दिया तो भी कोई फ़र्क वैसे पड़ने वाला नहीं है, अगर आपको ये 3 फंक्शन आ गए तो हर रेशियो को एक रेसिप्रोकल होता है।
एवरी नंबर, रेशियो तो एक नंबर ही होता है ना, ए बी साइड जो भी है जितनी भी उसकी लेंथ रहेगी अपॉन बी सी साइड अगर है उसकी भी एक लेंथ रहेगी, दिस लेंथ अपॉन, अगर दिस लेंथ एक्स है ये लेंथ वाई तो एक रेशियो बन गया एक्स अपॉन वाई, उसका कोई आंसर भी रहेगा। तो हर रेशियो में हर नंबर को एक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उसी रेशियो को उल्टा कर दो आप, अगर एक्स अपॉन वाई रेशियो तो उसको वाई अपॉन एक्स बोल दो तो उसका रेसिप्रोकल मिलता है। तो इस हर रेशियो को एक रेसिप्रोकल रहने वाला है। और रेसिप्रोकल की डेफिनेशन ऐसी होती है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1 देन दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बराबर, तो वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। तो हर नंबर को रेसिप्रोकल होता है, हर नंबर को रेसिप्रोकल होता है। तो साइन को भी होना चाहिए, कॉस को भी होना चाहिए और टैन को भी होना चाहिए। तो साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन इज कोसेक, रेसिप्रोकल्स ऑफ कॉस फंक्शन इज सेक फंक्शन और रेसिप्रोकल ऑफ टैन फंक्शन इज कॉट फंक्शन। तो उस रेसिप्रोकल को भी हमने कुछ नाम दिए, जैसे हमने इस रेशियो को नाम दिया, एक रेशियो को हमने साइन बोला है, दूसरे रेशियो को हमने कॉस बोला है। तो उसी तरीके से उनके जो रेसिप्रोकल के रेशियो है उनको भी हमने कुछ नाम दिए। तो आपको इन रेशियो को निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास साइन और कॉस की फंक्शन की वैल्यू आपके पास है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC जो हमने ट्रायंगल अभी बनाया था, उस ट्रायंगल में अगर मैं कोसेक फंक्शन की वैल्यू के बारे में चेक करूँगा, या कोसेक वाई फंक्शन पहले लेता हूँ, तो कोसेक वाई फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहली तो चीज़ ये है कि कोसेक वाई ये साइन वाई का रेसिप्रोकल है। तो पहले चीज़ समझ में आती है कि कोसेक वाई और साइन वाई इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए 1 आने वाला है, क्योंकि रेसिप्रोकल उसी चीज़ को बोला जाता है जब उन दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो। तो इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट 1 है तो ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला मुझे याद हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से मुझे और दो फॉर्मूले बनाने को मिलेंगे। एक फॉर्मूला तो ऐसे रहेगा मेरे पास, कोसेक वाई डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन वाई डिग्री, और दूसरा मिलेगा अगर मैंने कोसेक को ट्रांसफ़र किया तो साइन वाई डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक वाई डिग्री। तो ये डेफिनेशन से हमको 3 तरह से फॉर्मूले मिल रहे। आपने एक फॉर्मूला भी किया और उससे बाकी 2 फॉर्मूले बनाए तो ज़्यादा बेटर, मतलब सिर्फ इतना फॉर्मूला भी आपने लिखा है कोसेक वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू 1, तो बाकी नीचे वाले 2 फॉर्मूले आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आनी चाहिए। अगर सिर्फ इतना ही याद करते बैठेंगे और ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कभी कभी सम सॉल्व करते समय शो दैट के जो सम होते हैं उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो ये भी उतनी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको रेसिप्रोकल का कंसेप्ट पता है तो आप कोसेक वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कोसेक वाई की वैल्यू होती है साइन वाई के वैल्यू के रेसिप्रोकल। तो साइन वाई की वैल्यू क्या है, साइन वाई की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, तो कोसेक वाई की वैल्यू आएंगी ए सी अपॉन ए बी, बराबर। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे कोसेक एक्स की वैल्यू निकाली होती, कोसेक एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आएगा, मतलब ए सी अपॉन बी सी। समझ में आ रहा है कुछ। सिमिलरली जो नेक्स्ट रेसिप्रोकल है जो कॉस का, वो है सेक फंक्शन ना। तो सेक वाई डिग्री जो है, जो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब सेक वाई डिग्री और कॉस वाई डिग्री का आंसर आएगा 1, मतलब सेक वाई डिग्री इक्वल टू आएगा 1 अपॉन कॉस वाई डिग्री, और कॉस वाई डिग्री की वैल्यू आएगी 1 अपॉन सेक वाई डिग्री। और अगर मैंने सेक वाई डिग्री की वैल्यू निकालना चाहिए तो मुझे मिलेगा कॉस वाई डिग्री का रेसिप्रोकल। तो कॉस वाई डिग्री क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो आएगा ए सी अपॉन बी सी। सिमिलरली अगर मैंने सेक एक्स डिग्री की वैल्यू निकाली तो वो आएगी कॉस एक्स डिग्री की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो आएगी ए सी अपॉन ए बी, बराबर। अगर आपने थर्ड वाला जो फंक्शन था हमारा टैन फंक्शन, उसके बारे में सोचा तो टैन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है कॉट फंक्शन। तो
कॉट वाई डिग्री की वैल्यू और tan वाई डिग्री की वैल्यू जो भी है उनका रेसिप्रोकल 1, इसका एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट आएगा 1। तो मतलब मुझे फॉर्मूला में लिखा कॉट वाई डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन tan वाई डिग्री एंड tan वाई डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन कॉट वाई डिग्री, और इससे मुझे फिर कॉट वाई डिग्री की वैल्यू मिल सकती है। तो कॉट वाई डिग्री की वैल्यू आएगी tan वाई डिग्री के रेसिप्रोकल में, तो BC अपॉन AB। अगर मैंने कॉट x डिग्री की वैल्यू निकाली तो आएगी AB अपॉन BC। तो आपने टोटल 6 टाइप के रेशियोज देखे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, बराबर। अगर आपने 3 रेशियो देखे पहले और उसी को रेसिप्रोकल किया तो आपके पास 6 रेशियो मिलते हैं। तो टोटल रेशियो अगर 6 है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो सिर्फ 2 है। तो ये 2 रेशियो लेके हमने बाकी सब रेशियो उसके हिसाब से बनाए। तो अगर आपने सिर्फ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का रेशियो याद कर लिया तो आपको बाकी 4 रेशियो बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देना है कि आपको फ़ौरन सिर्फ साइन और कॉस फंक्शन लेके टैन, सेक, कोसेक और कॉट फंक्शन की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो हम इसके आगे जा सकते हैं। यहाँ तक कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं भी इसको रब करता हूँ। तो मुझे याद है साइन फंक्शन की वैल्यू होती है किसी भी एंगल की अपोजिट साइड ट्रायंगल की, उस एंगल के अपोजिट साइड ट्रायंगल में अपॉन उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। कॉस फंक्शन होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस 2 याद करना है। उसके बाद टैन आता है साइन अपॉन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, दैट्स वाई देयर प्रोडक्ट इज 1। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो उसका प्रोडक्ट 1। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो उनका प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब आप कॉट वाई की वैल्यू कभी भी निकाल सकते हो, सिर्फ टैन वाई की वैल्यू नहीं कि उसका उल्टा कर देंगे तो बात खत्म। तो आप किसी भी तरीके की वैल्यू अभी 6 जो रेशियो है उसमें से निकाल सकते हो। अगर ये चीज़ आपको पहले समझ में आ गई है तो हम फिर अगले फार्मूले लेते हैं। मैं इन फार्मूले को एक जगह पे भी लिख सकता हूँ। तो पहला फार्मूला हमने देखा था कोसेक, अभी उसी फार्मूले को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ थीटा में, तो ज़्यादा इजी रहता है। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड ग्रुप ले रहा हूँ मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो तीसरा ग्रुप है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसके बाद का जो फॉर्मूले आता है वो है नेक्स्ट ग्रुप फॉर्मूले का, मैं सेकंड ग्रुप बोलता हूँ, ये अगर फर्स्ट ग्रुप है तो टैन थीटा का जो फॉर्मूला था जो आपने याद किया था वो था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। और टैन फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है वो है कॉट फंक्शन, तो मुझे आराम से कॉट फंक्शन का भी फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी हमको मिल जाएगा। तो इसको अगर मैंने फिर थर्ड ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगर थर्ड ग्रुप अगर बनाया मैंने तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के रखता हूँ जिसका एक एंगल थीटा है, तो उससे भी आपको अलग अलग फॉर्मूले मिल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, जिसको मैंने
अभी एक्स और वाई बोला था। जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होती है उस एंगल की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो होता है साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी। तो अगर आपने सिर्फ उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका अगर हमने कॉस फंक्शन लिया तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का एडिसेंट साइड ये है, मतलब ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो ए से ही, तो उसकी वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी आती है। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है 90 माइनस थीटा, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, उसकी कॉस फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो इसको अगर हमने यूज़ किया तो हमारे पास तीन फॉर्मूले मिलेंगे। एक है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, वो भी आएगा बी सी अपॉन ए सी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूले बना रहे थे। सिमिलरली टैन फंक्शन के बारे में होगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, बराबर। तो फिर और तीन फॉर्मूले बनेंगे। एक बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे तब टैन और कॉट का पेयर बनेगा, कॉस और साइन का पेयर बनेगा, और सेक और कोसेक का पेयर बनेगा। तो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूले का थर्ड ग्रुप बनता है। जो ये ग्रुप भी पूरा ट्रायंगल पे डिपेंड है। अगर आपको ट्रायंगल में साइन और कॉस फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये फॉर्मूले बनाना बहुत इजी है। तो इसके बाद जो फोर्थ ग्रुप आता है वो है आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। सब आइडेंटिटी आपको हमेशा के लिए याद चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है वो याद तो कर लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको आइडेंटिटी बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ। वो आइडेंटिटी बनती कैसे है। तो आइडेंटिटी अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए तो आपको सबसे ज़रूरी है आपको पाइथागोरस का थ्योरम पता होना चाहिए। जिस बंदे को पाइथागोरस का थ्योरम आता है वो हर बच्चा सब आइडेंटिटी हमेशा के लिए याद कर सकता है। कैसे? तो अगर मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी और उसका एक एंगल मैं ले रहा हूँ 90 डिग्री का, बराबर। तो ये मेरा ट्रायंगल है और ये एंगल 90 का है, तो उस एंगल का नाम है बी, तो मैं इसकी फिगर ऐसे निकालूंगा। तो यहाँ पे अगर मैंने पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, जो सबको पता है, जो ज़्यादातर 100% बच्चों को पाइथागोरस का थ्योरम पता होता है। तो आपको सिर्फ थ्योरम अगर पता है तो आप सब आइडेंटिटी निकाल सकते हो, ये अगर आपने याद रखा है तो हम क्या करेंगे। देखो मेरे पास तीन साइड है, एक ए बी, एक बी सी और एक, क्या बात है, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी, बराबर। तो अगर मुझे कोई रेशियो निकालना है, रेशियो का मतलब होता है दो किसी भी नंबर का डिवीजन, तो यहाँ पे मैं दो साइड का डिवीजन बोलता हूँ रेशियो को। तो ट्रिग्नोमेट्री में सब रेशियोज है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। तो इसलिए अगर मुझे कोई रेशियो लेना है तो मुझे तीन में से कोई भी एक नंबर से, मतलब ए सी या ए बी या बी सी से हर एक को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे रेशियो लेना है तो मेरे पास फिर तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो हर एक को मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, हर एक को मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, हर एक को मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, ताकि मुझे रेशियो मिल जाए। अगर आपने तीन केस लिए तो आपको तीन आइडेंटिटी मिल जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मैं डिवाइड ईच टर्म बाय ए सी स्क्वायर, तो हर एक को क्या करूँगा, मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे रेशियोज बनाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब रेशियोज। तो क्या होगा,
अगर मैंने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो आएगा 1। अगर मैंने AB स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो आएगा AB अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर। अगर मैंने BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो मिलेगा मुझे BC अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपको रेशियो अच्छी तरह से पता है तो AB अपॉन AC ये रेशियो क्या है? अगर आपने किसी भी एंगल को थीटा बोल दिया एक्यूट एंगल में से तो आपको AB अपॉन AC ये रेशियो मिल जाएगा कॉस फंक्शन का रेशियो, एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर, तो उसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो BC अपॉन AC अगर मैंने इसको ऐसे भी लिखा तो भी चलने वाला है। तो वैसे हमने BC अपॉन AC रेशियो निकाला, तो BC अपॉन AC होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है साइन थीटा का फंक्शन। तो मुझे इससे एक आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने साइन स्क्वायर पहले लिखा, बाद में कॉस स्क्वायर लिखा, इक्वल टू 1। हमेशा ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो, लिखते समय जब आप लिखते हो साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। इट डजेंट मीन दैट साइन थीटा स्क्वायर, ये पूरा अलग है। जो स्क्वायर है, एक तो पूरा साइन फंक्शन का स्क्वायर चाहिए साइन थीटा का, या फिर सिर्फ साइन ये वर्ड का भी स्क्वायर लिखा तो भी चलता है, लेकिन अगर आप साइन थीटा स्क्वायर लिखते हो तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे आइडेंटिटी मिल गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को भी जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले को 3 तरीके से लिखा था, तो इस आइडेंटिटी को भी आपको 3 तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो मैं कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को लेके मैंने अगर कॉस स्क्वायर थीटा से स्टार्ट किया और साइन स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द ग्रुप ऑफ फॉर्मूले। जो आइडेंटिटी एक्चुअली एक फॉर्मूला काफ़ी है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि हमेशा के लिए जब जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, याद करेंगे, तो उसी के साथ नीचे वाले दो भी याद कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप बाकी दो आइडेंटिटी भी निकाल सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ पे पाइथागोरस के थ्योरम में हर टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक तो AC स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, AB स्क्वायर से या BC स्क्वायर से। अभी दूसरा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, मैं हर टर्म को AB स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड ईच टर्म बाय AB स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे AC अपॉन AB ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन AB मतलब 1, ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, तो प्लस BC अपॉन AB ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो अगर मैंने फिर इसकी वैल्यू डाला तो AC अपॉन AB का मतलब होता है AC अपॉन AB, तो हाइपोटेनस अपॉन एडिशन, तो एडिशन अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल है, मतलब ही सेक फंक्शन है। तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB ब्रैकेट स्क्वायर, तो BC अपॉन AB आएगा अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड, तो ये टैन फंक्शन का रेसिप्रोकल। तो मैं हमेशा सोचते समय साइन कॉस और टैन को लेके ही सोच रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैंने साइन कॉस फंक्शन अच्छे तरह से किए, उसके बाद टैन फंक्शन किया है, तो अगर आप हमेशा सेक कोसेक कॉट का रिलेशन साइन कॉस टैन से लगाओगे तो आपको शायद बाद में याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिक वो सब फॉर्मूले याद हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं BC अपॉन AB लिया मैंने, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड, ये टैन फंक्शन का रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं लिखता हूँ टैन थीटा ब्रैकेट BC अपॉन AB, सॉरी ये टैन फंक्शन है, ये हो गया टैन फंक्शन का स्क्वायर। तो मुझे फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है, बराबर। तो इसको लेके मैं और दो फॉर्मूले इजीली बना सकता हूँ। कैसे? इसी फॉर्मूले को अगर मैंने उल्टा लिखा तो आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और बाद में मैं ट्रांसफर करूँगा। तो अगर मैंने 1 को ट्रांसफर किया तो मुझे मिलेगा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 1 को अगर उधर ट्रांसफर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर, अगर टैन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया तो फॉर्मूला आएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया आइडेंटिटी का। अगर मुझे थर्ड ग्रुप बनाना है तो मैं क्या करूँगा, थर्ड ग्रुप के लिए तो मैंने पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, मैं नेचुरली बी सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड ईच टर्म बाय बी सी स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा ए सी अपॉन बी सी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे भी मैं सब वैल्यू डाल देता हूँ तो ए सी अपॉन बी सी का मतलब होता है ए सी अपॉन बी सी, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, तो साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल आ रहा है तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी के बारे में सोचेंगे तो ए बी अपॉन बी सी एडिशनल अपॉन अपोजिट, तो ये होता है कॉट फंक्शन, तो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसी से भी हमको दो फॉर्मूले मिलने वाले हैं। एक फॉर्मूला मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द थर्ड ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको हमेशा के लिए याद चाहिए। तो ये तीन ग्रुप के बाद ये तीन आइडेंटिटी का ग्रुप, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम अगला ग्रुप बनाएंगे। अभी अगला ग्रुप जो है वो है वैल्यूज़ वाला, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको बोलता हूँ। उसके लिए इसके लिए भी अलग अलग मेथड है और मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए भी अलग अलग मेथड है, लेकिन मैं उसमें जो आसान मेथड है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अगला मेथड है वैल्यूज़ याद करने की, उसके लिए आपको कंसिडर ऐसा यूज करना पड़ता है। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 और 5, पहले आप 5 नंबर लिख लो। 5 नंबर लिख लो आप, 0, 1, 2, 3 और 4 हो गए 5 नंबर आपके। तो हर नंबर को आप 4 से डिवाइड करो, डिवाइड ईच नंबर बाय 4। तो यहाँ पे आएगा 0/4, यहाँ पे आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 2/4 मतलब 1/2, यहाँ पे आएगा 3/4, यहाँ पे आएगा 4/4 मतलब 1। तो उसके बाद हर एक का टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हर एक का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे हम। वाई पॉजिटिव? बिकॉज साइड नेवर निगेटिव। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 0, इसका स्क्वायर रूट आएगा हाफ, इसका स्क्वायर रूट आएगा 1/√2, इसका स्क्वायर रूट आएगा √3/2, इसका स्क्वायर रूट आएगा 1। तो जो भी मुझे आंसर्स मिले इसके बाद ये आंसर हमेशा होते साइन फंक्शन के एक्यूट एंगल की वैल्यूज रहती है सब। और एक्यूट एंगल हमेशा अगर लेना है तो हम 0 डिग्री का लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं 30 डिग्री का, फिर हम लेते हैं 45 डिग्री का, फिर हम लेते हैं 60 डिग्री का, फिर हम लेते हैं 90 डिग्री का। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। तो 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसी क्रम से साइन फंक्शन की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है। तो ये जो वैल्यूज़ है वो हर फंक्शन की वैल्यू है। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। अगर आपने सिर्फ इतना ही टेबल याद कर लिया तो भी आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है, अगर आपके पिछले सब फॉर्मूले याद है तो आप अपना खुद का टेस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको कोई भी कॉस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बोला था कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर का पेयर है उनका। मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या है, इसका आंसर कॉस 60 की वैल्यू दे सकता है, क्योंकि 30 और 60 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर मुझे कॉस फंक्शन की वैल्यूज़ बनानी है तो अगर मैं सिर्फ 0 डिग्री के बारे में सोचूं तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 0 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का एंगल। तो साइन 90 की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू भी है 1। अगर आप कॉस 30 की वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉस 30 की निकालने की जरूरत ही नहीं,
अगर आपको साइन 60 पता है तो, क्योंकि 30 और 60 ये कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल की पेयर है, तो इसलिए कॉस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, तो उसकी वैल्यू आएगी √3/2। अगर आप साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, तो आप कॉस 45 की निकाल सकते हो, क्योंकि 45 90 होता है, तो कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है। कॉस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू सेम होती है। साइन कॉस 90 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू सेम होती है, बराबर। तो मुझे कॉस फंक्शन मिल जाएगा। तो मतलब कॉस फंक्शन में कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन का सहारा लेना है, और ये चीज़ आपको जानबूझ के करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूले सब याद करने हैं, क्योंकि बहुत बार होता क्या, बच्चे पेपर में जाके पहले टेबल बना लेते हैं, फिर उसको रट्टा मारते, फिर यूज़ करते हैं। तो आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ बोलने के कुछ सेकंड बाद आनी चाहिए। tan 60 क्या है, तो आपको फास्ट ले आना चाहिए, तो उसके लिए ये तरीका होता है। तो पहले तो साइन फंक्शन लिख लो, उसके बाद उसी के ऊपर आधारित कॉस फंक्शन खुद तैयार करो। हर बार कॉस फंक्शन की वैल्यू निकालते समय आप साइन का दिमाग में सोचो, मतलब cos 30 अगर आपको पूछा है तो आप साइन 60 याद करो, ये बहुत ईजी है। फिर अगर आपको साइन और कॉस आ गया है तो फिर अगला फंक्शन आता है tan फंक्शन। तो उसी तरीके से जो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी याद किया, अभी इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इतना अगर आपको आ गया है तो बात खत्म हो गई। तो tan फंक्शन में आपने ऑलरेडी याद किया है, tan मतलब साइन अपन कॉस, ये हमेशा ध्यान में रखो। और अगर हमने साइन और कॉस फंक्शन दोनों का डिवीजन किया तो आपका आंसर्स मिलेगा। तो डिवीजन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, कभी कभी कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। तो 0/0, 0/1 और 1/0 तीन रेशियो आपको पहले से पता होने चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। तो अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 है, डिनोमिनेटर कभी 0 आता है ना कभी भी, तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। अगर किसी भी नंबर को आपने 0 से डिवाइड किया, इवन 0 को भी 0 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर 1 आता है। लेकिन आपने किसी भी नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से ज़्यादा बेटर है, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से अपन 0 को डिवाइड किया तो उसका आंसर हमेशा के लिए 0 आता है। तो फिर इसका आंसर आता है 0। तो यहाँ पे आएगा 0/1, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर 0, क्योंकि आप निकाल रहे हो साइन अपन कॉस लेके। फिर इसका ½ √3/2, तो आंसर आएगा 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 तो 1, √3/2 अपन 1/2, 2 गेट कैंसिल, 3, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, तो आपको फिर ये चीज़ मिल जाएंगी। तो tan फंक्शन की अगर वैल्यू आपको याद करनी है तो सिंपल साइन और कॉस को वहाँ पे ले लो। आपको tan 30 निकालना है तो आप ट्राई करके देखो, आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। लेकिन फिर अगर याद हो गया तो आपका अगला जो टाइम है, हर बार वो टेबल निकालने का टाइम बच जाएगा। फिर tan 30 का फॉर्मूला होता है sin 30/cos 30, बराबर। sin 30 आपको पता है, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, तो दोनों को डिवाइड करो तो सिर्फ चेक करो, इमेजिन करो कि √3/2/1/2 तो √3, 1/√2 1/2/√3/2 1/√2, 1/√2/1/√2 1। तो आपको इजीली ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अगर आपको ये दोनों वैल्यू आ रही है तो मेरा कहना है कि फिर बाकी बचे हुए 3 फंक्शन की वैल्यू निकालो ही नहीं, निकालो मत, सिर्फ डायरेक्टली कर दो। अगर आपको साइन फंक्शन की वैल्यू पता है तो फिर कोसेक फंक्शन की वैल्यू निकालने में आपको करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ आपको साइन को रेसिप्रोकल करना है, तो आपको वैल्यू तो मिल जाएंगी। अगर आपको कोसेक 30 निकालना है तो आप कोसेक 30 निकालो ही नहीं, आप क्या करो, आप कोसेक 30 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दो। साइन 30 आपको याद है 1/2, क्योंकि हमने इसको याद करने के एक मेथड भी देखा है। अगर साइन 30 आपको पता है, हाफ आता है, तो कोसेक 30 नेचुरली 2 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप किसी भी कोसेक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब टेबल में तो मैं सब वैल्यू भी लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू पे बाकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। एक बार, 2 बार, 3 बार कोशिश करने के बाद आपको ये बहुत ईजीली आ जाएगा। तो कोसेक मतलब साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल। तो पहले साइन फंक्शन की वैल्यू है 0, 0 का मतलब होता है 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल आता है 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, नॉट डिफाइन, तो वैल्यू नॉट डिफाइन है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का
√2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो मुझे कोसेक की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली सेक फंक्शन के लिए भी मैं कर सकता हूँ, कॉस का रेसिप्रोकल है तो सिर्फ रेसिप्रोकल करो तो आपको कॉस सेक फंक्शन की हर वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर कॉट फंक्शन तो tan का रेसिप्रोकल है तो tan का रेसिप्रोकल करो, 0/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड। तो 0 का जो रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल वो नॉट डिफाइंड फंक्शन लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो डेफिनेशन आपको बोला, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 है तो उसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं, वो डेफिनेशन यहाँ पे काम में नहीं आता। 0 और नॉट डिफाइंड इसका प्रोडक्ट किया तो 1 नहीं आता है, तो वो एक्सेप्शन है, तो उसको आपको याद रखना है हमेशा। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल 0 आ जाएगा, तो मुझे ये भी मिल जाएगा। तो याद करते समय सिर्फ साइन को लेके अगर आपने सब वैल्यूज़ बनाए तो ज़्यादा बेटर। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है सिर्फ साइन से आपको बाकी वैल्यू निकालना नहीं आता है, तो वो कोशिश करो सिर्फ 3 वैल्यू लिख के बाकी 3 वैल्यू खुद बनाने की। लेकिन जितना काम आप खुद को देंगे उतना आपको ये सब इजी लगेगा। जितना काम आप कागज़ पे करते बैठेंगे उतना आपको ये करने में तकलीफ होने वाली है। कुछ दिन के बाद फिर आप भूल जाएंगे, फिर वही चीज़ चलती रहेंगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री हार्ड ही जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी जाना चाहिए, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो शो दैट का सम होता है अगर वो एकदम फास्ट करना है तो ये उसकी ट्रिक है। तो आप जितना काम कम कर सकते हो कागज़ पे और जितना दिमाग को ज़्यादा यूज कर सकते हो उतना करना है आपको सिर्फ साइन कॉस फंक्शन को याद करके उसके ऊपर टैन सेक कोसेक कॉट फंक्शन बनाना है। आइडेंटिटी बनाते समय आपको पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना है, तो उससे पाइथागोरस का थ्योरम का रिवीजन भी हो जाता है, फिर वो डिवीजन भी हो जाता है, तो फिर आपको ये सब फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले आपको है। अगर आपको इतनी सब फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी एग्जाम्पल 9-10 की बुक का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको वो करना नहीं है। हमको अभी 11 का ट्रिग्नोमेट्री लेना है। तो मैं अगले लेक्चर में जो अपना 11 में जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 1, इसके अंदर जितनी भी इस फॉर्मूले के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितने भी वहाँ पे फॉर्मूले हैं उसको सबका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि फिर आपको उस चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर के बाद उस चैप्टर में आपको कोई भी नया फॉर्मूला ढूंढना नहीं, सिर्फ उतने चीज़ करके आपको सब एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।